आज इस मौजूद पे मैंने बात करनी है वो एक नफ्सियाती मर्ज है जिसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। पैनिक डिसऑर्डर की बहुत बड़ी निशानी पैनिक अटैक है। पहले हम पैनिक अटैक को समझते हैं कि पैनिक अटैक क्या होता है, फिर हमें पैनिक डिसऑर्डर को समझना आसान हो जाए। पैनिक अटैक एक दौरानिया है, एक कैफियत का नाम है जिसमें मरीज को शदीद घबराहट और बेचैनी महसूस होती है। इस घबराहट और बेचैनी के साथ उसको सोचें आती हैं कि खुदा न खास्ता उसकी मौत वाक़या हो जाएगी या उसको दिल का दौरा हो जाएगा। इस शदीद बेचैनी और मनफी सोच से उसको दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, उसके हाथों पाँव में कपकपी महसूस हो सकती है, उसको हाथों पाँव से सेक निकलता महसूस हो सकता है, उसकी ब्लड प्रेशर के उतार चढ़ाव की वजह से उसको चक्कर आ सकते हैं, मुंह खुश्क हो सकता है। गर्ज ये कि ये सारी अलामतें अचानक से शुरू होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये किसी ख़ास सूरत हाल में हो, ये बगैर किसी सूरत हाल के भी या ख़तरे के ये अलामतें शुरू हो जाती हैं। मरीज़ खाना खा रहा है या टीवी देख रहा है या वॉक कर रहा है तो ये अलामतें अचानक से शुरू होती हैं। तकरीबन 10 मिनट के अंदर अंदर ये अलामतें इतनी शिद्दत पकड़ लेती हैं कि कई दफ़ा पेशेंट को इमरजेंसी हेल्प के लिए अस्पताल जाना पड़ सकता है। और आमतौर पे अगर इमरजेंसी में जाएं तो वो सारे टेस्ट वगैरह क्लियर होते हैं और उनको यही बताया जाता है कि आपको टेंशन या एंजाइटी का अटैक हुआ। ये अटैक जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक रह सकता है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इसमें बेहतरी आना शुरू हो जाए। अगर तो पैनिक अटैक बार बार हो रहे हों, यानी हर दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते में एक आध दफ़ा हो रहे हों और खुद से ये सेटल ना हो, तो इसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है। एक और तरीके से भी ये प्रेजेंट कर सकता है कि पैनिक अटैक तो एक आध ही हो महीने में, लेकिन उसका खौफ इतना ज़्यादा हो कि मरीज को हर वक्त ये परेशानी रहे कि ये अटैक कहीं मुझे हो ना जाए और इसकी वजह से उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खराबी या कोई तसलसल उसका ख़राब हो। इस सूरत में भी इसको पैनिक डिसऑर्डर कहा जाता है और फिर इसको बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। अच्छा, ये जो पैनिक डिसऑर्डर का मर्ज है ये आम तौर पे बड़ा कॉमनली पाया जाता है। माहिर नफ्सियात को रोज कई इस तरह के पेशेंट देखने को मिलते हैं। आमतौर पर रिसर्च के मुताबिक 100 में से 2 से 4% लोगों में पाया जाता है। 15 से 25 साल की उम्र के दौरान इस मर्ज के होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उसके बाद थोड़े कम हो जाते हैं। फिर 45 से 54 साल की उम्र में भी इस मर्ज के होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। पैनिक डिसऑर्डर का मर्ज है, इसकी वजूहात में सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसी जिस्मानी बीमारी या किसी ड्रग्स की वजह से तो नहीं ये वाले अटैक हो रहे। उसमें आमतौर पे जो रीजंस पाई जाती हैं वो ये है कि कोई नशावर चीज़ों के इस्तेमाल से ये हो सकता है, किसी को पहले से दिल का कोई मर्ज है तो उसकी कैफियत उसकी वजह से ये पैनिक अटैक हो सकता है, किसी को एस्थमा के अटैक के साथ इस तरह की अलामतें आ सकती हैं या कोई और अद्वियात वगैरह ऐसी हैं जिनके साइड इफेक्ट के तौर पे इस तरह की अलामतें आ सकती हैं। अगर तो ये वजूहात मौजूद नहीं है और ये ज़हनी नफ्सियाती मर्ज के तौर पे ही सामने आया है तो इसकी जो आम तौर पे थेरीज इसको एक्सप्लेन करने के लिए बताई जाती हैं उनमें ये है कि ये वरासती तौर पे नस्ल दर नस्ल चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी आपके पेरेंट्स में से किसी को इस तरह का मर्ज है तो बच्चों में होने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, आमतौर पे एक आम लोगों को समझाने के लिए हम एक मैकेनिज्म बताते हैं कि एक सिक्योरिटी अलार्म के तौर पे एक दिमाग का कुछ हिस्सा है जो काम करता है, जिसका मकसद जैसा कि नाम जाहिर है सिक्योरिटी अलार्म की तरह आपको ख़तरे की कैफियत में, ख़तरे की सूरत हाल में तैयार करना होता है। इसमें कुछ जिस्मानी तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ ज़हनी नफ्सियाती और जज्बाती तब्दीलियाँ पैदा होती हैं ताकि आप उस ख़तरे की सूरत हाल से निपट सकें। मिसाल के तौर पर अगर ज़लज़ला आ गया है तो आपको दिल की धड़कन तेज़ महसूस होगी, आपको घबराहट बेचैनी हो सकती है, आपके असाब चौकन्ने हो जाएंगे, आपके पट्टों में गैर मामूली तनाव दबाव आ जाएगा और ये सारी तब्दीलियाँ इस वजह से होंगी कि आप उस खतरे की कैफियत से अपने आप को निकाल सकें। अगर ये सारी अलामात बगैर किसी वजह के, बगैर किसी खतरे की सूरत हाल के आनी शुरू हो जाए तो फिर इससे मनफी सोचें जन्म लेती हैं। जो पेशेंट है वो और ज़्यादा बेचैन और ख़तरे की कैफियत महसूस करने लग जाता है कि शायद खुदा न ख्वास्ता उसको कोई दिल का मर्ज हो गया है या खुदा न ख्वास्ता कोई जानलेवा मर्ज उसको लाहक हो गया और इन सोचों की वजह से
उसका दिमाग का वो हिस्सा जो सिक्योरिटी अलार्म के तौर पे काम कर रहा होता है वो और एक्टिव होना शुरू हो जाता है और इस तरह ये सारी अलामतें तेज से तेज तर होती जाती हैं। अब जब हम इलाज करते हैं तो इसी मैकेनिज्म में उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं दवाइयों के जरिए, ज़हनी नफ्सियाती टेक्निक्स के जरिए, कुछ ज़हनी नफ्सियाती वर्जिशों के जरिए, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस के जरिए। उसका मकसद यही है कि ये जो सिक्योरिटी अलार्म की तरह काम करने वाला दिमाग का हिस्सा है इसको नॉर्मलाइज। अच्छा, अब हम इस पे बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे होगा। देखिए, इसके इलाज में सबसे अहम चीज़ ये है कि चूँकि आम तौर पे इस तरह के पेशेंट्स या तो मेडिकल इमरजेंसी में प्रेजेंट करते हैं या दिल के स्पेशलिस्ट के पास प्रेजेंट करते हैं या जनरल फिजिशियन के पास प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उनको ये सबसे पहले ख्याल आता है कि ये कोई जिस्मानी मर्ज है, क्योंकि इसमें अलामतें दिल की धड़कन तेज होना या पेट में मरोड़ उठना या हाथों पाँव में सुइयां चुभना या बेचैनी होना या हाथों पाँव से सेक निकलना, चक्कर वगैरह आना, ये सारी अलामतों से सबसे पहले पेशेंट को ये खदशात आते हैं कि ये कोई जिस्मानी मर्ज है। तो सबसे पहले तो ये पैगाम मेरे मेडिकल फिजिशियंस और कार्डियोलॉजिस्ट के लिए है कि जब भी इस तरह की कोई पेशेंट्स आपके पास आएँ और आप ये देखें कि उनको कोई जिस्मानी मर्ज लाहक नहीं है बल्कि पैनिक लाइक अटैक्स हो रहे हैं, तो उनको फौरी तौर पे साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए। उसमें सबसे अहम चीज़ जो जिस पे कोई दवाई नहीं लगती, जिस पे कोई आपकी एफर्ट नहीं लगती, वो रीअश्योरेंस है। उनको रीअश्योर कीजिए, उनको तसल्ली दीजिए कि आपको ये जानलेवा मर्ज नहीं है, आपकी जान को कोई खतरा नहीं। क्योंकि जैसे ही ये तसल्ली उनको डॉक्टर की तरफ से मिलती है तो उनका वो मनफी सोचों वाला जो कि उनके सिक्योरिटी अलार्म को और तेज से तेज तर कर रही होती हैं सोचें, वो साइकिल ब्रेक होता है। तो ये सबसे अहम बात ये कि उनको रीअश्योर किया जाए। उसके बाद फिर हम जब तशखीस कर लेते हैं कि इस पेशेंट को पैनिक डिसऑर्डर है तो उसको दो तरीके से इलाज किया जाता है, एक दवाइयों के जरिए और एक बातचीत वाला या ज़हनी नफ्सियाती नशिस्तों वाला इलाज जिसको हम थेरेपी बोलते हैं। दवाइयों में भी दो तरह की कैटेगरीज हैं। एक दवाई अगर ज़रूरत पड़े तो एक्यूट अटैक के दौरान इस्तेमाल की जा सकती है ताकि उस पैनिक अटैक को रोका जा सके जिसमें कि पेशेंट की कंडीशन खासी वर्स होती है और उसमें डिस्कम्फर्ट का लेवल पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ये आमतौर पे ज़हनी सुकून की अद्वियात होती हैं और ये बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ नहीं करवाते, सिर्फ उन पेशेंट को जिनके अटैक्स बहुत ही फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं या उनको अटैक्स के दौरान बहुत शदीद तबीयत ख़राब होती है, सिर्फ उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। दूसरी अद्वियात जो कि इन अटैक्स को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो कि एंजाइटी की मर्ज को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिनको हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स कहते हैं। ये आमतौर पर बड़ी सेफ दवाइयाँ हैं और बड़ी मुअस्सर दवाइयाँ हैं। इन दवाइयों का असर तकरीबन 2 से 3 हफ्ते में आना शुरू हो जाता है और ये हम मरीज को बता देते हैं कि आपको जब ये अलामतें बिल्कुल ठीक हो जाए उसके बाद भी तकरीबन पैनिक डिसऑर्डर के केस में 6 महीने से लेकर 12 माह तक उन अद्वियात को इस्तेमाल किया जाता है। इतने लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि ये अटैक दोबारा से ना होने लगे। इसके साथ साथ जो दूसरा इलाज है जिसको मैंने थेरेपी कहा, उस थेरेपी में पेशेंट को मुख्तलिफ तरह की ज़हनी नफ्सियाती टेक्निक सिखाई जाती हैं कि उनमें एक तरह की टेक्निक होती है कि रिलैक्सेशन कैसे अटेन करनी है, क्योंकि उस कैफियत में इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हुआ होता है, तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखाई जाती हैं। फिर उसके अलावा स्ट्रेस को या जो डेली के ज़हनी दबाव तनाव पैदा करने वाले इवेंट्स हैं, इंसिडेंट्स हैं, उनको अच्छे तरीके से कैसे कोप करना है, क्योंकि यही वो ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं जो पैनिक डिसऑर्डर को वर्स कर रहे होते हैं। एक बहुत बड़ी गलत फहमी जो हमारे पैनिक डिसऑर्डर के पेशेंट्स में पाई जाती है, वो बार बार इसरार करते हैं कि उनकी दिल की ECG की जाए, उनके दिल के टेस्ट किए जाएं, उनके जिस्मानी सारे टेस्ट किए जाएं, और 1-2 दफ़ा करवाने से भी उनकी तसल्ली नहीं होती, तो वो कई दफ़ा डॉक्टर्स को जाके इवन फोर्स करते हैं कि हमारे कोई एंजियोग्राफी कर ली जाए या इस तरह की कोई बहुत शदीद किस्म के टेस्ट किए जाएं जिनकी उनको कतई ज़रूरत नहीं होती। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये फिर कार्डियोलॉजिस्ट और मेडिकल फिजिशियन की जिम्मेदारी है कि उनकी इस गलतफहमी को दूर किया जाए ताकि वो ये ना हो कि इस परसूट में बहुत आगे निकल जाए। अच्छा, आमतौर पे ये सवाल पूछा जाता है पेशेंट्स की तरफ से कि डॉक्टर साहब इस मर्ज में परहेज क्या, चूँकि हमारे लोग परहेज के मामले में खुराक के ऊपर बहुत तवज्जो देते हैं,
इसलिए वो ये बात पूछते हैं कि खुराक में क्या परहेज करना है। इसका एज सच डेली की जो आपकी खुराक है उसका किसी किस्म का परहेज नहीं है। हाँ, जो खास तौर पे चीज़ें आपने अवॉइड करनी है जो पैनिक अटैक को वर्स कर सकती हैं, उसमें एनर्जी ड्रिंक्स हैं जिनमें कैफीन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल या किसी भी किस्म की ड्रग्स से ये इसके बढ़ने के या वर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।